Hello dear students, today we learn about graphs for some important functions. ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे बच्चे हम, क्योंकि फंक्शन पे जब भी काम करना है तो ग्राफ से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो इजी हो जाएंगे। सबसे पहले जो अगर हम ग्राफ सीखने वाले हैं वो है बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हम सीखने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है बच्चों? आइडेंटिटी फंक्शन होता है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स टाइप का, या फिर हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या हुआ बच्चों? आपने x की जगह 1 लिखा, ये x की टेबल है, ये y की, तो y भी कितना आएगा 1। x को 2 लिया तो y भी कितना आएगा 2। x को -1 लिया तो y भी कितना आएगा -1, -2 लिया तो y भी कितना आएगा -2। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चे इसका, देखिएगा ध्यान से। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से होगा? 2D में हम काम कर रहे हैं। ये x नेगेटिव, यहाँ पर होगा y, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों y डैश। देखिएगा ध्यान से, x 1 है तो y भी 1 है, ये पॉइंट। x 2 है तो y भी 2 है। इसी तरीके से x -1 है तो y भी क्या आपके पास -1 है। तो जो ये लाइन बनेगी बच्चों, ये आपके पास जो ग्राफ बनेगा बच्चों, ये जो ग्राफ है ये है y इक्वल टू x का ग्राफ है। इसका ग्राफ बनेगा ये y इक्वल टू x का। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बनी है बच्चों, जो ओरिजिन से पास कर रही है, और x एक्सिस के साथ जो एंगल है ये 45 डिग्री का है। ये होते हैं आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, उसके बाद हम इसकी डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। अब हम सीखेंगे इसकी डोमेन क्या होगी, और फिर सीखेंगे बच्चों रेंज क्या होगी। ठीक है, देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से देखें। डोमेन, डोमेन का मतलब है मैं इसमें x की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूं ताकि फंक्शन को कोई प्रॉब्लम ना आए। इस फंक्शन को प्रॉब्लम कब होती है बच्चों? जब डिनोमिनेटर में x होता है, क्योंकि नीचे जीरो नहीं बनने देना, तो इसमें तो जीरो कभी बनेगा ही नहीं। तो डोमेन क्या हो जाएगी इसकी? ऑल रियल्स। डोमेन क्या हो जाएगी इसकी? ऑल रियल्स। रेंज, जो x की वैल्यू डालोगे वही y की वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब रेंज भी क्या हो जाएगी बच्चों? ऑल रियल्स। ठीक है, तो इसको मैं आर भी लिख सकता हूँ। आर का मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो याद रखना, आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। और रेंज भी क्या होती है बच्चों? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये हमें ध्यान रखना है आइडेंटिटी फंक्शन। सेकंड जो फंक्शन आपके पास वो क्या है, देखिए ध्यान से। सेकंड फंक्शन आपके पास कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सी टाइप से, वेयर सी आपके पास कोई भी रियल नंबर होगा। वेयर सी इज एनी रियल नंबर। सी आपके पास कोई भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए फंक्शन एफ आर टू आर, आर से आर तक फंक्शन है जो, वो इस तरीके से डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू सी। सी क्या होगा? कोई भी कॉन्स्टेंट, मतलब 1 2 3, 1/2 3/2 कुछ भी हो सकता है। सी इज ए कॉन्स्टेंट। ठीक है, सी इज ए क्या होगा आपके पास? कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एक्स है बच्चों, एंड एक्स वेरिएबल है, बिलोंग करेगा आर से, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से आपके पास बिलोंग करेगा। तो इसका ग्राफ जो ड्रॉ करते हैं हम, देखिएगा ध्यान से। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई, एंड दिस इज वाई डैश। देखिएगा ध्यान से बच्चों। देखिए, अगर आपने लिया y इज इक्वल टू सी,
y इज इक्वल टू सी का मतलब है जैसे y इज इक्वल टू 2 3 कोई वैल्यू ले ली बच्चों, y इज इक्वल टू आपने c लिया, सपोज कीजिए कहीं पर कोई टर्म आई है y इज इक्वल टू c, ये टर्म, तो ये जो लाइन होगी बच्चों पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये y इज इक्वल टू सी का ग्राफ होगा। कब होगा? जब आपके पास c ग्रेटर देन क्या आएगा? 0। इसी तरीके से अगर आप c को ले लेते हैं नेगेटिव, तो आपके पास ये जो ग्राफ बनेगा बच्चों, ये कब बनेगा? इफ c इज लेस देन 0। ठीक है, इसी तरीके से आप y को 0 ले लेते हैं, तो 0 का जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो इसी यही लाइन रहेगी, इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा कलर चेंज करने की कोशिश की है। तो ये जो ग्राफ रहेगा बच्चों, ये रहेगा जब आपके पास c जो आपके पास 0 आ जाए। समझ गए? जैसे कि आप बोलते हैं सर y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू, ये कैसा फंक्शन है बच्चों? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास ये फंक्शन गिवन है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? एफ एक्स इज इक्वल टू 4। आपने 1 इनपुट डाली तो आउटपुट 4 ही मिलेगी, 2 डाली 4 ही मिलेगी, -1 डाली 4 मिलेगी, 0 डाला 4 मिलेगा। इसका मतलब होता है जो भी आप वैल्यू डालेंगे, कुछ मर्जी वैल्यू डालें, आंसर हमेशा क्या आएगा? 4। तो इसका मतलब जो y इज इक्वल टू 4 है, 1 2 3 4, y इज इक्वल टू 4 क्या आएगा? ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन अबव x एक्सिस। तो ये लाइन जो बनेगी y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ है। अब सबसे मेन बात है बच्चों, इसमें डोमेन देखते हैं और फिर रेंज। डोमेन का मतलब इसमें मैं क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ? x की कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ बच्चों, पूरे पूरे रियल नंबर ले सकता हूँ, तो इसकी मतलब डोमेन क्या हो जाएगी? और, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स। डोमेन में कुछ भी आउटपुट क्या रही है बच्चों? ओनली 4। तो इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगी इसकी? सिंगलटन 4। रेंज क्या हो जाएगी? सिंगलटन 4। लेकिन हम जनरल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हमने इसका बताना है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में जो डोमेन है आपके पास, डोमेन क्या हो जाएगी? आर, और रेंज जो भी कांस्टेंट फंक्शन वही आएगा, सिंगलटन। ठीक है, ये सेट में चलेगी बात बच्चों। रेंज क्या आएगी? सिंगलटन। यानी कि y इक्वल टू 4 है तो रेंज क्या है? सिंगलटन 4। y इक्वल टू -1 है तो रेंज क्या आएगी? सिंगलटन माइनस। तो ये सेकंड टाइप का हमने फंक्शन है जो बच्चे उसका ग्राफ ड्रॉ किया। नेक्स्ट हम फंक्शन सीखने वाले हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर जैसा कि नाम से ही लग रहा है बच्चों, लीनियर एक पावर हो जिसकी। ठीक है, कैसे डिफाइंड होगा बच्चों? देखिए ध्यान से। इट इज डिफाइंड, it is defined by an equation। इक्वेशन आएगी बच्चे इसमें। it is defined by an equation, it is defined by an equation of the form y is equal to fx is equal to ax plus b। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये लीनियर फंक्शन होगा y is equal to ax plus b where a comma b are any रियल नंबर्स। कुछ भी हो सकते हैं बच्चों, आर एनी रियल नंबर्स, बट ए इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि एक्स का कोएफिशिएंट है वो कभी 0 नहीं हो सकता, तो लीनियर फंक्शन नहीं बनेगा आपके पास। ठीक है, तो देखते हैं ध्यान से इसको बच्चों। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। लीनियर फंक्शन के जो एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू, यहाँ b क्या हो गया? 0, -2x प्लस 4, y इज इक्वल टू 3x प्लस 8, y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3/7। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है जो बच्चे ये किसके हैं? लीनियर फंक्शन। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा बच्चों तो इस तरीके से बनेगा। एक लाइन आएगी बच्चों, किसी भी तरीके की आ सकती है। सपोज कीजिए मैंने ये लाइन ऐसी ले ली बच्चों, तो ये जो ग्राफ है लीनियर फंक्शन की कैसे भी आ सकती है, इस तरीके से भी आ सकती है। और इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा ये क्या होगा? थीटा। तो ये ग्राफ बनेगा बच्चों लीनियर फंक्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों, जब हम स्लोप के बारे में पढ़ेंगे तब इसको हम जो है स्लोप से रिलेट करेंगे। अभी आपने स्लोप के बारे में स्टडी नहीं किया बच्चों। आगे बात करते हैं डोमेन की।
डोमेन और रेंज। फंक्शन कैसा बच्चों, ax प्लस बी टाइप का, ठीक है ऐसा, यानी कि ax प्लस बी टाइप का, a नॉन जीरो लेना है, तो ये फंक्शन को किसी भी x पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसका मतलब जो डोमेन है वो इसके हो जाएगा बच्चों आर। आर का मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सारे के सारे रियल आएंगे। रेंज क्या आएगी बच्चों, रेंज भी क्या आएगी, कैपिटल आर आ जाएगी, यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल्स, सेट ऑफ ऑल रियल्स, ये आपके पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने याद रखनी बच्चों, डोमेन और रेंज क्या है अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी है। डोमेन मतलब क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, रेंज आउटपुट क्या क्या आ सकती है, उस पर जो आउटपुट होगी वो रेंज है, यानी पूरी रियल लाइन आ सकती है आउटपुट इसमें। नेक्स्ट जो फंक्शन है बच्चों, इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके पास मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होगा बच्चों, ये एक फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड होगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। वेयर इसका खुद का मीनिंग होगा बच्चों, वेयर मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ x greater than equal to 0 minus x if x less than 0। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है बच्चों, देखिएगा ध्यान से। अब आप कोई भी x दो बच्चों मेरे को, देखिए ध्यान से, इसकी टेबल बनाता हूँ, उससे आपको जो है क्लियर हो जाएगा। मॉडुलस का मीनिंग एक्चुअली में कई बच्चे जो माइनस का x लेते हैं वहां पर कंफ्यूजन रहती है, सर ये नेगेटिव कैसे आता है, मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, अक्सर ये कंफ्यूजन रहती है। तो ये कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। देखिए बच्चों, एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, 1 -1 2 -1 -1 तो ले लिया, -4 -3 -8/7 और 8। ठीक है, अब देखना है मॉडुलस ऑफ एक्स कैसे काम करेगा। अगर आपके पास पॉजिटिव और जीरो से बड़ी वैल्यू है तो एक्स आंसर आएगा, यानी कि सेम आंसर आएगा। अगर आप x नेगेटिव लेते हो तो एक माइनस और लग जाएगा उसके आगे, -x हो जाएगा। देखिए x की वैल्यू 1 ली तो ये फंक्शन काम करेगा, x क्योंकि जो 1 0 से बड़ा है तो 1 का 1 आएगा। -1 ध्यान से देखना बच्चों, जब आपने लिया x को -1 तो फंक्शन काम करेगा ये वाला, तो x इज इक्वल टू -1, x क्या लिया आपने -1, तो एक माइनस उसमें ऑलरेडी है, और x क्या लिया आपने -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। इसलिए मॉडुलस हमेशा कैसी वैल्यू देता है बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू देता है। x 2 है तो ये ऊपर वाला काम करेगा, ये वाला, तो 2 आएगा। x -4 है तो 0 से कम बच्चों ये बड़ा फंक्शन काम करेगा, -4, x क्या लिया आपने -4, यहाँ पुट करो माइनस और -4, इसलिए क्या आएगा 4, -3, ये कितना आएगा 8/7, ये कितना आएगा 8। क्या सीखे बच्चों, -6/7 का मॉडुलस 6/7, क्योंकि x आपका 0 से कम है तो फंक्शन काम करेगा -x। -6/9 का मॉडुलस 6/9, -3 का मॉडुलस 3, 4 का मॉडुलस 4 ही आएगा। इस तरीके से क्या आएंगे बच्चों मॉडल। अब अच्छा अब ये बताओ, क्या y की कोई भी वैल्यू नेगेटिव आई, कभी भी नहीं आई बच्चों, ना आएगी। x की वैल्यू 0 ले तो ज्यादा ज्यादा y भी कितना आएगा 0, इसका मतलब y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेंगी, तो इसकी रेंज क्या आएगी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकती। तो इसका जो ग्राफ है बच्चों, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का जो ग्राफ बनेगा वो आपके पास इस तरीके से, ये जो ग्राफ होगा आपके पास, ये ग्राफ होगा बच्चों y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का। जो राइट साइड में ग्राफ है ये है y इज इक्वल टू x का, और लेफ्ट साइड में जो ग्राफ है ये है y इज इक्वल टू -x। कंप्लीट ग्राफ किसका, ये y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। अब डोमेन, मॉडुलस फंक्शन की डोमेन देखते हैं। डोमेन का मतलब क्या क्या इसमें पुट, x की क्या क्या वैल्यू पुट, x की तो वैल्यू कुछ ही पुट करूं मेरी मर्जी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसको। तो डोमेन क्या हो जाएगी, r। r का मतलब क्या हो गया बच्चों, सेट ऑफ ऑल रियल्स। उसके बाद बात करते हैं रेंज। y यानी कि आउटपुट, आउटपुट क्या क्या आ सकती है बच्चों, क्या y कभी नेगेटिव आएगा, नहीं कभी भी नहीं आ सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है 0, 0 पे क्लोज इंटरवल, और क्या आ सकता है, पर चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कहाँ तक चलता रहेगा, इनफिनिटी। तो इसकी रेंज क्या आएगी बच्चों, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। क्या रेंज आएगी इसकी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक
है ना। तो ये ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि y कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा। देखिए ग्राफ है जो y नेगेटिव पे तो आया नीचे, नीचे नहीं आया तो ये रेंज कैसे, रेंज कहाँ से स्टार्ट हुई, जीरो, और कहाँ तक चलती रहेगी प्लस इन्फिनिटी। तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी, जीरो से लेके इन्फिनिटी। या फिर लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा बच्चा ऑल नॉन नेगेटिव, ऑल नॉन नेगेटिव रियल्स, सारे के सारे नॉन नेगेटिव रियल्स हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगे, इसकी रेंज में आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, देखिएगा ध्यान से क्या है। नेक्स्ट जो फंक्शन कर रहे हैं हम, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा बच्चों, देखिए कैसे डिनोट करेंगे इसको, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये ध्यान से समझना बच्चों, बहुत अच्छा फंक्शन है। इसकी नोटेशन हो जाएगी ऐसे क्लोज ब्रैकेट के अंदर x, और इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x पर क्या बोलेंगे इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर x means the greatest integer n such that n is less than equal to x। यानी कि सारे के सारे इंटीजर आएंगे कौन से जो उससे छोटे होंगे बच्चों, ऐसा इंटीजर हमें लेना है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे इसको बच्चों, कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बड़े ही सिंपल ढंग से इसको समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। 1/6 -3.2 -1.6, इन सब के ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, एक सेकंड में हम सारा का सारा सीख जाएंगे। 0.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 3.4 का ग्रेटेस्ट, एक सेकंड में सीख जाएंगे बच्चों। आपको सिर्फ एक बात मेरी ध्यान रखनी है, वो भी क्या याद रखना बच्चों आपको, देखिए एक रियल लाइन अपने माइंड में सेटअप कर लेंगे। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड 6, अपने माइंड में बना लेंगे बच्चे, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। दिस इज -3, दिस इज -2। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहता है, एक ऐसा इंटीजर n आएगा सच दैट वो उससे क्या होगा, छोटा होगा, n लेस देन इक्वल टू x, यानी कि इक्वल भी हो सकता है वरना उससे छोटा होगा, लेकिन क्या होगा, वो इंटीजर होगा। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। एक ऐसा इंटीजर लेना है जो उससे कम हो बच्चों, उसके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो सभी बच्चे जो है क्या करेंगे बच्चों, एक छोटी सी बात जो आपने ध्यान से सुननी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जिस भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपसे पूछा गया बच्चों, आप वहां पर एक सेकंड के लिए खड़े हो, जैसे 1.6 है, अप्रोक्सीमेट यहां से होगा बच्चों 1.6, यहाँ पर होगा 1.6, लिखना नहीं है कुछ भी, समझाने के लिए कर रहे हैं आपको ये। 1.6 का ग्रेटेस्ट, इससे छोटा इंटीजर लेना हो तो आप जो भी नंबर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा बच्चों, उसके लेफ्ट का इंटीजर बोल दो। 1.6 के लेफ्ट के इंटीजर में, लेफ्ट का इंटीजर क्या बच्चों, 1, तो 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1। अगला देखो नेगेटिव वाला, ध्यान से देखना, -3.2, -3.2 कहाँ होगा बच्चों, यहाँ पर, इसके लेफ्ट का इंटीजर बोलो, कितना लेफ्ट में इंटीजर, माइनस, ये आंसर आ जाएगा। -1.6 कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो इसके लेफ्ट का इंटीजर -2। 3.6 कहाँ होगा, यहाँ पर, तो लेफ्ट का इंटीजर 3। 0.6 कहाँ होगा, यहाँ पर, लेफ्ट में इंटीजर 0, लेफ्ट का इंटीजर बोलना बच्चों, रियल लाइन पकड़े हो गए। 5.2 का 5, और 3.4 का 3। इसी तरीके से 3.6 का 3, 2.2 का 2, 2.1 का 2, 2.3 का 2, 2.7 का 2, 2.812 का 2,
यानी कि जो भी आपके पास नंबर है बच्चों उसके लेफ्ट का इंटीजर आपको बोलना है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर होगी बच्चों, यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब जब आपका x है जो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, 1 नहीं लेना, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो क्या आएगा लेफ्ट का इंटीजर 0, क्या आएगा बच्चों 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या आएगा 0, यानी कि 0 से 1 के बीच में जितनी भी टर्म है उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 0। इसी तरीके से जब जब टर्म 1 और 2 के बीच में होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आएगा 1। देखो 1 और 1 हो सकती है, तो 1 खुद अगर आप इंटीजर पर खड़े हैं तो उसके लेफ्ट का नहीं बोलना बच्चों। जैसे कि अगर आप 6 पर हैं तो उसका इंटीजर क्या होगा 6 के इक्वल, क्योंकि डेफिनेशन में सीख क्या है हम, लेस देन इक्वल टू एक्स, इक्वल भी हो सकता हो। तो खुद इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, इट सेल्फ आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों जब जब आप 2 और 3 के बीच में होंगे, शाबाश बोलिए 2 और 3 के बीच में यहाँ है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या आएगा 2। अच्छा अब नेगेटिव का देखते हैं, जब जब आप बच्चों -1 और 0 के बीच में होंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या आएगा, देखो -1 और 0 के बीच में यहाँ है तो यहाँ इंटीजर क्या है बच्चों -1, ये ध्यान रखना। इसी तरीके से जब जब आप -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन -1 के बीच में होंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा -2 आएगा, यानी कि जब आप यहाँ पर होंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा -2 आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में। अब इसका जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चे, हम सभी बच्चे ध्यान से इसका ग्राफ बनाएंगे। थोड़ा सा लार्ज स्केल पे कर लेंगे बच्चे, क्योंकि इसको हमें जो है बारीकी से समझने की कोशिश करनी है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के ग्राफ। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब शाबाश, देखिए ये 1 पॉइंट, ये 2, ये पहले मैं बना लेता हूँ, उसके बाद आप अपना काम कीजिएगा। पहले इसको समझ लीजिए बच्चों, 1 2 3, यहाँ y का नेगेटिव -1 -2 -3, इसी तरीके से 1 2 और 3। अच्छा यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं, जब जब x 0 और 1 के बीच में आएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा 0। जब जब x 1 और 2 के बीच में आएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा बच्चों 1। इसी तरीके से -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा -1। इसको हम ड्रॉ करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से, ये 0। जब जब x -1 और 0 के बीच में, देखो दिस इज -1 -2 1 2 3 1 2 3 -1 -2, ध्यान से सुनो बच्चों। जब जब आप x पर -1 और 0 के बीच में, यानी कि जब आप यहाँ हो -1 और 0, 0 पे नहीं जा रहा, -1 और 0 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा -1, यानी y इज इक्वल टू -1 लाइन आएगी। सभी बच्चे ध्यान से एक पॉइंट नोट करेंगे, y इज इक्वल टू -1 का जो ग्राफ है बच्चे, मैंने डॉटेड लिया है, जाना पूछ के इसका कारण क्या है, ये y इज इक्वल टू -1 का ग्राफ है। लेकिन बच्चों जो y इज इक्वल टू -1 का जो ग्राफ है, ये आपने कब लेना है, जब आप -1 और 0 के बीच में है, यानी कि जब आप -1 और 0 के बीच में, यानी कि ये ग्राफ बस इतना ये लेना है। यहाँ एक सर्कल लगा, सर्कल मतलब ओपन, ये पॉइंट अपना नहीं है। तो -1 और 0 के बीच में y क्या देगा बच्चों -1, ये y तो तब y इक्वल टू समथिंग, समझिए ना। तो y क्या देगा -1। तो ये ग्राफ कब बढ़ेगा, जब x -1 और 0 के बीच में होगा तो -1 बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, जब जब x 0 और 1 के बीच में होगा y 0 होगा, y 0 का मतलब x एक्सिस पर y क्या होता है 0। ये ग्राफ बनेगा बच्चों, 0 पॉइंट आएगा क्योंकि इक्वल टू है, 1 नहीं आएगा। इस पे लगा दिया सर्कल, सर्कल का मतलब ये पॉइंट अपना नहीं। आगे बढ़ो, जब जब आप x एक्सिस पर 1 और 2 के बीच में हो तो y इज इक्वल टू 1 आएगा। देखो बच्चे एक्चुअली में y इज इक्वल टू 1 जो लाइन होती है वो ये होती है, समझ गए ना आप। लेकिन कब आएगी y इज इक्वल टू 1, जब आप 1 और 2 के बीच में होंगे, यानी कि यहाँ पर होंगे। ये y इज इक्वल टू 1 लाइन इतनी लेनी है जब आप x पर 1 और 2 के बीच में, 1 आपने लेना है यस, क्योंकि इक्वल टू है, 2 नहीं लेना। तो इसी तरीके से जब आप 2 और 3 के बीच में होंगे तो y इज इक्वल टू 2 आएगा बच्चों, 2 लेना है, पॉइंट आपका है, 3 नहीं लेना। इसी तरीके से नेक्स्ट जब 3 और 4 के बीच में होंगे तो ये लाइन आएगी, 3 आपका पॉइंट है, 4 आपका नहीं। ओपन सर्कल का मतलब आपका पॉइंट नहीं है। सिमिलरली नेगेटिव पे आ जाइए, जब जब आप -1 और -2 के बीच में होंगे तो -2 आएगा बच्चों, ये
ये वाला जो पॉइंट आपने -1 और -2 के बीच में जब आप आएंगे तो ये पॉइंट आपका नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट का इंटीजर होता है -2, आपका पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब सॉलिड ये पॉइंट अपना है। इसी तरीके से जब आप -2 और -3 के बीच में आएंगे तो ये लाइन आएगी y इक्वल टू -3, ये पॉइंट नहीं आएगा आपका, ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये ग्राफ बनेगा बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है, आप समझ लीजिए, आप उसके बाद नोट करना है डोमेन। बच्चों मैं x की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूँ, कुछ मर्जी ले सकता हूँ, तो डोमेन क्या आएगा r। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा आपने सोचना है बच्चों रेंज के बारे में। देखो बच्चों, मैंने इतने सारे एग्जांपल लिए हैं, ढेर सारे एग्जांपल हैं, क्या सबके आंसर क्या है बच्चों, या तो प्लस में है या नेगेटिव में, इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स। देखो आंसर में, ठीक है, तो इसका मतलब जो इसकी रेंज है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर है जो हमेशा वो किसमें आएगा, इंटीजर्स में, जेड में आएगा। जेड का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये बात आपको याद रखनी है बच्चों कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन है वो आर आएगा, और जो रेंज है वो क्या आएगी, जेड। जेड का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है जो, वो आपके पास क्या आएगी, इसकी रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर का वो ग्राफ है वो बड़े ध्यान से बनाना है। एक बार सुनिए ध्यान से, 6.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 6, -3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -4, -4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -5, और खुद -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -4, 6 का इंटीजर 6। इस तरीके से आपको करना है। एक बार आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए बच्चों, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट फंक्शन का जो ग्राफ है वो करेंगे। नोट कर लीजिए शाबाश इसको एक बार आप। नेक्स्ट फंक्शन पे काम करते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो फंक्शन आपके पास 6th, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा बच्चों, ये इस तरीके से डिफाइंड होगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, x इज इक्वल टू 6.2 लिया बच्चों, तो y देखिए कितना आएगा, 6.2 माइनस 6.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 6.2 माइनस 6.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6, कितना आएगा 0.2। x को लीजिए 0.4, y कितना आएगा देखो 0.4 माइनस 0.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो कितना आएगा 0.4। x को लीजिए नेगेटिव बच्चों, -3.2, y कितना आएगा -3.2 माइनस -3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -4, तो आंसर कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 4 0.8। x को लीजिए 0, तो y भी कितना आएगा 0। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला बच्चों, x आप चाहे कुछ मर्जी ले सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी हमेशा। किसके बीच में रहेगी, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो ये याद रखना है, यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट है जो y 0 1 के बीच में रहेगा, तो इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगी इसकी, 0 से। ठीक है, तो आप लिखेंगे हेयर f(x) is a number between 0 and 1। f(x) एक नंबर आएगा बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में, इंक्लूडिंग 0। 0 भी आएगा इसमें, 0 तो आ सकता है क्योंकि x 0 लेंगे तो y क्या आएगा 0, इंक्लूडिंग 0। तो यहाँ से r डोमेन r यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज, रेंज क्या है बच्चों, 0 आ सकती है यस, लेकिन 1 कभी नहीं आएगा, तो रेंज हो जाएगी इसकी 0 से 1, 0 पर क्लोज इंटरवल, 1 पे ओपन इंटरवल। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका बच्चों, देखिएगा ध्यान से, सब बच्चे थे देखेंगे।
ये y इक्वल टू 1 की लाइन है बच्चों। 1 कभी आएगा नहीं, तो इसलिए मैं इसको रेड कर लेता हूँ, क्योंकि रेड की जो नोटेशन लेते हैं हम वो लेते हैं बच्चों खतरे के लिए। तो 1 पे तो जाना ही नहीं, y इक्वल टू, ठीक है। देखिए ध्यान से, दिस इज 0 1 2 3 4, दिस इज -1 -2। क्या होगा इसका मतलब बच्चों, ग्राफ कैसे बनेगा इसका, देखिए ध्यान से। जब जब आप x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेंगे, x0 लेंगे, तो ये बढ़ता जाएगा। y है जो आपका बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन 1 पे जाके ये एकदम नीचे गिरेगा बच्चों, ये ऐसे आ जाएगा। समझ गए ना कैसे। x को लिया मैंने 0, तो y भी कितना आएगा 0। x को लिया 0.1, तो y कितना आएगा 0.1 माइनस 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1 माइनस 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो 0.1, x 0.1 y भी 0.1, x 0.2 y भी 0.2, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप x को 1 लोगे बच्चों, y क्या आएगा 1 माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 0, तो x एक्सिस पर y क्या होता है 0, यहाँ आ जाएगा 1 पर आ जाएगा। समझ गए, ठीक है बात ये। अब 1 से फिर उठना शुरू करेगा बच्चों, फिर उठेगा फिर उठेगा फिर उठेगा फिर उठेगा, y इक्वल टू 1 तक जाएगा, लेकिन 1 पर कभी नहीं पहुंच पाएगा, ऊपर का मतलब 1 पर कभी नहीं जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर बढ़ेगा, और फिर ऐसे हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर ऐसे हो जाएगा। सिमिलरली है, 1 पर तो जाएगा नहीं कभी, क्योंकि 1 वैल्यू आपके पास कभी नहीं आएगी, इसलिए यहाँ ऊपर सर्कल, ऊपर का मतलब y इक्वल टू 1 कभी नहीं आएगा। तो ये जो ग्राफ है बच्चे, ये आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ है। इसका ग्राफ है ये, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का आपके पास ये ग्राफ बनेगा बच्चे, ठीक है। तो आप बना लीजिए इसको। तो डोमेन क्या होगी, x कुछ भी ले सकते हैं, रियल नंबर्स, रेंज आंसर क्या आएगा हमेशा 0 1 के बीच में, 1 कभी नहीं आएगा, इसलिए 1 पर ओपन इंटरवल 0 पर क्लोज इंटरवल, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट सीखते हैं हम, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास 7th सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन या फिर इसको बोलते हैं साइन फंक्शन। सिग्नम फंक्शन या साइन, ये कैसे डिफाइंड होता है बच्चे, ए फंक्शन f from R to R is defined by f of x is equal to 1। 1 आंसर जब देगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, 0 जब आएगा जब x 0 के इक्वल होगा, और -1 जब आएगा बच्चों जब x लेस देन क्या होगा 0 होगा। यानी कि x पॉजिटिव लेंगे तो आंसर हमेशा 1, 0 लेंगे तो 0, और लेस देन 0 लेंगे तो हमेशा -1। तो ग्राफ बनाते हैं इसका, सब बच्चे ध्यान से देखें। दिस इज x y एंड ये y इक्वल टू -1, यहाँ पर y इक्वल टू 1। देखते हैं बच्चे, अभी ग्राफ बनाते हैं इसका। देखिए y इक्वल टू 1 जो लाइन होती है वो ऐसी होती है, तो मैं बारीकी से ले जाऊँ बच्चे, इसका कुछ कारण है। ये y इक्वल टू 1 लाइन होती है, y इक्वल टू 0 यहाँ पर होता है, और y इक्वल टू -1 जो लाइन है बच्चे वो यहाँ पर होगी, ये y इक्वल टू -1 लाइन होगी। अब देखेंगे सब बच्चे ध्यान से, देखिए y इक्वल टू 1 लाइन नहीं लेनी हमने, जब जब x पॉजिटिव लेना है, यानी कि x 0 भी नहीं लेना बच्चे, x क्या लेना है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब y क्या आएगा, y 1 के इक्वल आएगा। y इक्वल टू 1 तो लाइन है, लेकिन ये कब आएगी जब x पॉजिटिव है, यानी कि जब x पॉजिटिव है तो ये ग्राफ लेना y इक्वल टू 1। x ग्रेटर देन x 0 नहीं है बच्चों, तो 0 नहीं है तो y 1 भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ओपन सर्कल आ जाएगा। समझ रहे ना आप इस चीज को, ठीक है। देखिए क्या बस क्या बोला मैंने, जब जब x पॉजिटिव है यानी कि x यहाँ है बच्चों, तो y इक्वल टू 1 आएगा। तो इसलिए मैंने ये डॉटेड ली थी, ये लेनी नहीं है, ठीक है। डॉटेड का मतलब ये है नहीं, मतलब हमारे ग्राफ में नहीं है। x इक्वल टू 0 तो y भी 0, फिर ये पॉइंट आएगा अपना। x लेस देन 0, लेस देन x नेगेटिव कहाँ होता है बच्चों, इस साइड में, तो y क्या आएगा -1। y इक्वल टू -1 तो एक कंप्लीट लाइन है, लेकिन कब आएगी जब x नेगेटिव है, यानी कि ये वाला ग्राफ आएगा।
एक्स नेगेटिव है तो वाई क्या आएगा -1। जब एक्स नेगेटिव है इसलिए इधर कर लिया बच्चों, लेकिन एक्स लेस देन जीरो तो एक्स यहाँ जीरो नहीं है तो ये पॉइंट भी अपना नहीं है, यहाँ ओपन आ जाएगा तो ये पॉइंट बनेगा 1 0 30। अब कोई बच्चा कहता है सर एक्स इज इक्वल टू 4 ले लिया मैंने, तो एफ एक्स बताइए बच्चों। 4 को देखो किस कैटेगरी में आता है, 4 0 से ग्रेटर है तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, 6 पे 4.2 पे 3 पे 5 पे 6 आंसर में 1 आएगा। 0 लोगे तो 0 आएगा, -2 लेंगे तो। अब कोई बच्चा कहता है सर एक्स इक्वल टू -2 और सिग्नम फंक्शन चल रहा है तो एफ एक्स बताइए। -2 क्या है बच्चा, 0 से कम तो आंसर क्या आएगा -1, तो एफ एक्स क्या आएगा -1। तो इस फंक्शन की जो डोमेन बनी बच्चों, क्या क्या एक्स ले सकता हूँ मैं, कोई भी एक्स ले सकता हूँ, दुनिया का कोई भी एक्स ले आओ, दुनिया का मतलब कोई भी रियल नंबर ले आओ, वो इसमें फिट बैठेगा बच्चों, यानी कि इसको सेटिस्फाई करता रहेगा। तो डोमेन क्या हो जाएगी आर। आर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल रियल्स। रेंज, रेंज का मतलब आउटपुट क्या क्या है बच्चे उसकी, आप कुछ भी दुनिया का कुछ कोई भी रियल नंबर पुट कर दीजिए, आंसर या तो -1 आएगा या 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये इसकी रेंज होगी बच्चों। यानी कि सिग्नम फंक्शन की जो रेंज है उसमें 3 एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से आएंगे बच्चों, -1 0 और 1। क्या क्या आएंगे, -1 0 और 1, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन करते हैं हम पावर फंक्शन। पावर फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं बच्चों। पावर मतलब पावर आ जाए उस पर, जैसे कि इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, जैसे 1 का तो हमने आज ग्राफ किया ही था, आइडेंटिटी फंक्शन बन गया था बच्चों। अगर n को 2 ले लेंगे तो y क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, अगर n को 3 ले लेंगे तो y क्या बन जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये 12th में हम डिटेल में सीखेंगे बच्चों पावर फंक्शन के बारे में, अभी आप रफली सीख लीजिए। y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ ऐसे बनेगा, थोड़ा सा गुड़ाई में बनेगा बच्चों, घर में कटोरी देखिए ना उस तरीके से बनेगा, तो ये ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एक्स का। इसी तरीके से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो ऐसा बनेगा, ये ग्राफ होगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की डोमेन कोई भी एक्स इसके अंदर पुट कर सकते हैं, r आएगी। और इस फंक्शन की y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की रेंज बच्चों, y कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि ग्राफ 0 से ऊपर है, तो रेंज क्या आएगी 0 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, 0 पे क्लोज्ड, क्यों, क्योंकि 0 तो आएगा, ये पॉइंट पे आ सकता है। इसी तरीके से y इक्वल टू एक्स क्यूब में जब आप डोमेन निकालेंगे तो क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऑल रियल्स, r आएगा। रेंज, जो जो एक्सपोर्ट करेंगे y कुछ ना कुछ आता रहेगा आपके पास। तो y क्या बच्चों देखो पॉजिटिव पोर्शन में भी है और नेगेटिव पोर्शन में भी है, समझ गए ना। तो y है जो आपका, वो देखो y का जो ग्राफ हो पॉजिटिव पोर्शन में भी है और नेगेटिव पोर्शन में भी है, तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या हो जाएगी बच्चों r। r का मतलब समझ रहे हो ना, ऑल रियल्स। रेंज क्या आ जाएगी इसकी, ऑल रियल्स। तो ये बच्चों हमने आज जो है 8 टाइप्स के ग्राफ हैं उसको हमने सीखा बच्चों, उसके डोमेन के बारे में सीखा है, उसके रेंज के बारे में सीखा है। तो आप इन ग्राफ को एक बार अच्छे से स्टडी कीजिएगा, उसके बाद जो ग्राफिक्स से रिलेटेड जो हमारे फंक्शन की जो प्रॉब्लम्स हैं डोमेन एंड रेंज की, उनको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।